हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? राधे राधे। आई थिंक अच्छे ही होंगे सभी। आज हमारा 2025 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसका प्रैक्टिस सेट आज आपका फर्स्ट है आपका। आप सभी में जो बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये क्लास ले रहे हैं कि कुछ का क्या है एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। मीन्स बहुत पढ़ते हैं बट उसके बावजूद भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। होंगे ना मोस्टली बच्चे ऐसे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर होंगे जिन्होंने एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उन सभी के लिए जो ये क्लास रहेगी वो बहुत बेस्ट रहेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सीटेट क्लियर किया हुआ होगा लेकिन वो वापस दोबारा सीटेट देना चाहते हैं। तो बच्चे जो हैं कई तरीके के होंगे जो इस स्टडी कर रहे हैं आपके सीटेट की। तो आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए मैं पूरी मेहनत करूँगी कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको भी हमारे चैनल, हमारी वीडियो पे बने रहना है विदाउट स्किप किए, बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू सारे प्रैक्टिस सेट को आपको करना है। अगर करते हो तो आपके 25 प्लस तो कहीं नहीं गए, और आप अगर कंटिन्यू हमारी सारी क्लासेस लेते हो तो आपके 30 में से 30 मार्क्स भी आ सकते हैं CDP में। और इसमें सभी क्वेश्चन आपके इस तरीके के होंगे कि जिस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं फ़िलहाल उससे रिलेटेड होंगे, उससे कुछ डिफरेंसेस होंगे, हाई लेवल के होंगे, ठीक है आपके। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि 2011, 12, 13 तब भी आपका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद कितना इम्प्रूव हुआ है, किस तरीके के क्वेश्चन में चेंजेस आता है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस सेट जो आज स्टार्ट होने वाला है, आज 15 अगस्त, ये रहा यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो क्या है आपका 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त 7 AM सुबह मॉर्निंग में आपका एग्ज़ाम जो है, ये जो प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट किया गया है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। हमारी फ़र्स्ट क्लास आती है इसमें। तो फर्स्ट क्लास के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आता है हमारा त्वरण का। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ त्वरण का क्या मतलब है? प्रतिभाशाली, आपके प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि त्वरण का क्या मतलब है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आता है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ है आपका कि वर्तमान अंकों या फिर ग्रेड बोलते हैं को छोड़कर आगे के उच्चतर ग्रेडों को बढ़ावा देना, ठीक है। सेकंड आता है आपका मूल्यांकन प्रक्रिया में कमी होना। थर्ड आता है आपका सह शैक्षिक गतिविधि में ना तेजी और ना ही गति का होना, ठीक है। नाउ फोर्थ ऑप्शन आता है आपका शिक्षार्थियों की गतिविधि में तेजी लाना। तो गैस करो कि इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ आपको बहुत कुछ आता है, तो एक बार गैस करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। त्वरण का क्या मतलब है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका कि वर्तमान अंकों को छोड़कर, कि जो वर्तमान अंक हैं उन पर हमें फोकस नहीं करना है। प्रतिभाशाली बच्चे होते कौन है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चे आपके वो होते हैं सबसे पहले कि जिनमें क्या होता है, जिनमें असाधारण रूप से उच्च स्तर की मानसिक क्षमता होती है। क्या होती है इनमें? उच्च स्तर की। जो उच्च स्तर होता है इसकी क्या होती है, इसकी मानसिक क्या होती है, इनके अंदर क्षमताएं होती हैं, ठीक है। और सीखने की क्षमता जो होती है या फिर किसी विशेष क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा होती है इसमें। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जो औसत बच्चों की तुलना में क्या है, तेज़ी से सीख जाते हैं। सिंपल शब्दों में अगर आपको बताया जाए, सिंपल शब्द में बताया जाए कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो क्या होते हैं, वो तेज़ी से सीखते हैं, ठीक है। तेज़ी से क्या करते हैं, सीखते हैं इसमें, ठीक है। और जानकारी को क्या है, जानकारी को अधिक आसानी से क्या है, समझ लेते हैं। तो वो प्रतिभाशाली बच्चे हुए। क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ क्वेश्चन आता है आपका प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में, मीन्स प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनके संदर्भ में बात हो रही है कि त्वरण का क्या मतलब है। तो यहाँ करेक्ट आंसर इसका होगा आपका, करेक्ट आंसर आपका होगा इसमें, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन रहेगा
कि वर्तमान अंकों और जो ग्रेड होते हैं उनको क्या किया जाता है, इसमें छोड़ दिया जाता है। आगे का जो उच्चतर ग्रेडो जो होता है आपका, उसको क्या है, बढ़ावा देना होता है आपका। ठीक है, कुल मिला के ये कह सकते हैं इसमें कि जो त्वरण है आपका, क्या चीज़, जो त्वरण है वो आपका प्रतिभाशाली, जो प्रतिभाशाली बच्चों की क्या है, जो बौद्धिक ज़रूरत होती है, क्या होती है, क्या होती है उनकी जो बौद्धिक, त्वरण जो है वो प्रतिभाशाली बच्चों की जो बौद्धिक ज़रूरत होती है, बौद्धिक ज़रूरत। ठीक है, बौद्धिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक तरह से क्या कह सकते हैं, किफ़ायती और जो प्रभावी रणनीति होती है। फिर भी बहुत कम माता पिता क्या करते हैं, जो अभिभावक होते हैं और जो शिक्षक होते हैं, को ये सिखाया जाता है कि यह क्या है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है आपका। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये सॉरी ग्रेड है यहाँ पे, ठीक है, ग्रेडो। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें जो प्रतिभाशाली बच्चा है, जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसको उसकी वर्तमान कक्षा, जो उसकी वर्तमान कक्षा होती है उससे सीधे उच्च कक्षा में जाने की क्या है, अनुमति दी जाती है। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। मीन्स एक तरह से ये भी कह सकते हैं, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो ऐसे क्लियर में भी हो जाएगा उनको, कि बच्चे को इसमें क्या है, वर्तमान कक्षा को छोड़कर क्या है, प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं उसको सीधे अगली कक्षा में भेजने के लिए, या फिर उन्हें एक ही समय में 2 कक्षा में, आपकी क्या है इसमें जो कक्षाएं होती हैं बच्चों के लिए वो 2 होती हैं। ठीक है, कि 2 कक्षाओं की पढ़ाई करने की क्या है, अनुमति दी जाती है या देना होता है। इसका उद्देश्य होता है उनकी जो प्रतिभा होती है उसका समर्थन करना और उनकी सीखने की गति को क्या है, एक तरह से बनाए रखना आपका। ठीक है, त्वरण जो है इसका मतलब यहाँ पे यही होता है। इट्स क्लियर। यहाँ पे जो आपका त्वरण है, इस त्वरण के टाइप्स भी होते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके जो टाइप्स हैं, थोड़ा डीपली हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा टफ आने लगा है। तो त्वरण जो है इसके क्या है, टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप्स आता है आपका कक्षा का त्वरण। क्या आता है, कक्षा का त्वरण। कक्षा त्वरण का मतलब होता है इसमें कि एक कक्षा को छोड़कर, कोई भी एक कक्षा है, ठीक है, एक कक्षा को छोड़कर सीधे अगली कक्षा में जाना है। एक कक्षा को छोड़कर सीधे क्या करा उन्होंने, जो अगली जो कक्षा है उसमें क्या है, उसमें बच्चे को जाने की अनुमति होती है। ठीक है, यहीं अगर हम इसके सेकेंड टाइप्स की बात करते हैं तो वो आता है विषय त्वरण। ठीक है, नोट करते रहना। इसका मतलब होता है कुछ विषय में कक्षा से आगे की पढ़ाई करना, मतलब कुछ विषय की बात होती है यहाँ पे, कुछ विषय कि कुछ विषय में क्या होती है, कक्षा, जो उनकी कक्षा होती है उससे आगे की पढ़ाई करना होता है इसमें। यहीं अगर बात करते हैं, इसका जो थर्ड टाइप्स आता है वो आता है डबल प्रमोशन। इसका मतलब होता है एक ही समय में 2 कक्षाओं में पढ़ना, 2 कक्षा में पढ़ना। ठीक है, 2 कक्षा में क्या है, पढ़ना होता है। तो त्वरण के 3 टाइप्स होते हैं, कक्षा त्वरण, विषय त्वरण और डबल प्रमोशन। तो आपका कक्षा त्वरण वही है कि एक कक्षा को छोड़कर सीधे अगली कक्षा में जाना। विषय में बताया था कुछ विषय में कक्षा से आगे की पढ़ाई करना। और डबल प्रमोशन जो है आपका, डबल प्रमोशन में आपका यही आता है कि एक ही समय में 2 क्लास के अंदर हम पढ़ाई कर सकते हैं इसमें। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन आता है अब आपका। सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका, सेकेंड क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन आता है कि विज्ञान व्यवहारिक अनुसार, ठीक है, लड़की को घर के काम करने को कहना और लड़की को घर से बाहर के काम के लिए कहना जो प्रवृत्ति दर्शाती है। मीन्स लड़की को क्या कहना, लड़की को घर के काम करने को कहना, और यहाँ आएगा लड़के को घर से बाहर काम के लिए कहना
जो प्रवृत्ति है, मिस प्रिंट हो गया, प्रवृत्ति, यहाँ पे आएगा आपका प्रवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति दर्शाती है। फर्स्ट ऑप्शन आता है लड़के बाहर के काम अधिक कुशलता से संभाल लेते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है लड़कियों को घर के काम करना क्या होता है, करना क्या होता है, पसंद होता है। थर्ड ऑप्शन आता है लड़की व लड़कों भूमिका की रूढ़िबद्धता स्कूल में भी होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है आपका लड़की पर्यवेक्षण क्या है आपका, लड़कियां पर्यवेक्षक हैं आपकी, मीन्स कि जो लड़कियां होती हैं वो ऑब्जर्व्स होती हैं, आ रहेगा यहाँ पे ऑब्जर्व्स, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, तो इसमें ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा कि लड़की और लड़के जो हैं भूमिका की रूढ़िबद्धता जो है वो स्कूल में भी होती है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि लड़के बाहर के काम अधिक कुशलता से संभाल लेते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि लड़के संभाल लेते हैं, आजकल तो लड़कियां भी संभाल लेती हैं। भाई सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं कि लड़कियों को घर के काम करना पसंद होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़की को घर के काम करना पसंद है, होती हैं लड़कियों को घर के काम करना भी पसंद होता है, बाहर का भी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो बाहर नहीं जा सकती, बाहर का काम नहीं कर सकती। उसके बाद लड़कियाँ पर्यवेक्षक होती हैं, ऑब्जर्व्स होती हैं, तो ये थोड़ी ना कि लड़कियां ऑब्जर्व्स होती हैं तो उनको ये कहो कि भाई तुम्हें घर के काम ही करने हैं, और जो लड़के होते हैं, जो आपके लड़के होते हैं कि वो बाहर का काम करेंगे, तो ये भी संभव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही रहेगा कि लड़की और लड़कों की जो भूमिका है वो रूढ़िबद्धता जो है वो स्कूल में भी होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी होगा, क्योंकि जो ये रूढ़िबद्धता होती है इसको हम कहते हैं, जो रूढ़िबद्धता होती है इसको हम कहते हैं स्टेरियोटाइप, स्टेरियो क्या बोलते हैं, टाइप्स इसको हम कहते हैं। और ये जो है ये स्कूल में भी क्या होती है, भूमिका जो है ये स्टेरियोटाइप जो होता है स्कूल में भी होती है ये आपके। लेकिन आपका स्कूल में जो बढ़ना है इस चीज़ का, रूढ़िवादिता का जो बढ़ना है वो एक बहुत चिंता का, बहुत टेंशन वाला क्या है, एक सब्जेक्ट बन जाता है, विषय बन जाता है। इसका मतलब होता है कि बच्चे को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग काम करने चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन इसका मतलब रूढ़िबद्धता, स्टेरियोटाइप्स का यही मतलब होता है यहाँ पे, अगर ये बढ़ता चला जाता है बहुत ज़्यादा से, कि बच्चे को हम बचपन से ही ये उसके दिमाग में चीज़ डाल रहे हैं कि भाई जो लड़कियां हैं वो अलग अलग जो है काम करने चाहिए, उनको अलग अलग विषय में अच्छा होना चाहिए, या फिर अलग अलग तरह से क्या है व्यवहार करना चाहिए, तो ये जो है आपका नहीं होना चाहिए। और जो स्टीरियोटाइप्स है, ये रूढ़िवादिता जो है ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके तरीके से क्या है ये सामने दिखाई देती है। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं विषयों का क्या होता है, आपने स्कूल में देखा होगा लिंगीकरण, मतलब कि ये कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे हमारा साइंस हो गया, ठीक है, हमारा मैथ्स हो गया, ओके। तो हम मोस्टली कहते हैं कि लड़कों के लिए और कला और मान बड़ी लड़कियों के लिए मानी जाती। कहने का मतलब ये है कि जो मैथ्स होता है कि भाई वो लड़कों का अच्छा होता है, आपने सुना होगा, कहते हैं लड़कों का मैथ्स अच्छा होता है लेकिन लड़कियों का नहीं होता है। तो इस तरीके से देखने को मिल जाती है आपका शिक्षण विधि में भी ये चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत सारे इसके सारे पॉइंट हैं। कक्षा में बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी ये देखने को मिलता है कि लड़के जो हैं वो अधिक मुखर होते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो बहुत सॉफ्टली या विनम्र होती हैं, उनका बिहेव इस तरीके का होता है। या उनसे उम्मीद भी की जाती है कि जो लड़कियों को अधिक विनम्र होने की उम्मीद उनसे क्या है मोस्टली की जाती है। और भविष्य में जो है इन फ्यूचर भी भूमिका के बारे में ये चीज़ आती है कि लड़कों को करियर और लड़कियों को घर और परिवार पर अधिक ध्यान देने के लिए क्या है प्रोत्साहित भी किया जाता है। लेकिन ये होता कब है ये सारी चीज़ें, जब स्टेरियोटाइप रूढ़िवादिता जो है आपकी तब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी, तो तब ये एक तरह से स्कूल में टेंशन का विषय भी आपका बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? नाउ नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज आता है आपका कि पाठ योजना, ठीक है, क्या चीज़ आपकी कि पाठ योजना में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है।
फर्स्ट, नियोजन की कठोरता। सेकंड, योजना लचीली होती है। सी ऑप्शन आपका कि विद्यार्थियों को अच्छी तरह जानना, या फिर आपका डी ऑप्शन की उद्देश्य की स्पष्टता। तो इसमें क्वेश्चन पे ध्यान देना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने पढ़ा कि पाठ योजना में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, नहीं है, लेकिन नहीं पे ना ध्यान देके उनका ध्यान जाता है कि पाठ योजना में कौन सा सिद्धांत शामिल है। तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन देखा कि जैसे नियोजन की कठोरता, ये नहीं होगा। लचीलापन देखते ही तो भाई करेक्ट आंसर लगा देते हैं, क्योंकि लचीलापन जो है मोस्टली जो आपका होता है वो करेक्ट होता है। लेकिन हमें सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। बहुत ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को कि नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ पर भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चंस को क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आता है वो आंसर इज आता है, आपका आंसर आता है नियोजन की कठोरता। कि पाठ योजना में जो नियोजन की कठोरता है, ये सिद्धांत जो है वो शामिल नहीं होता आपका। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो पाठ योजना है आपकी, क्या है, जो आपकी पाठ योजना है ये क्या है, ये एक लचीली योजना होती है। ठीक है, लचीली योजना इन द सेंस कि जो शिक्षक को, जो हमारे टीचर होते हैं, टीचर को स्टूडेंट की प्रतिक्रियाएं जो भी होती हैं और जो बदलती जो भी स्थिति होती हैं, परिस्थिति होती हैं, उसके अनुसार समायोजित करने की एक क्या है, अनुमति देता है ये आपका। ठीक है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि एक पाठ योजना क्या है, एक विस्तृत बहुत बड़ा रोड मैप की तरह है, लेकिन ये एक क्या होता है, सख्त होता है, और ये अपरिवर्तनीय योजना नहीं होती है ये आपकी। ठीक है, और आपका जो पाठ योजना का सिद्धांत है, इसमें शामिल ये भी होता है कि विद्यार्थी को अच्छी तरह से जानना। ठीक है, उद्देश्य की जो स्पष्टता होती है ये भी इसके अंदर शामिल होता है, लेकिन जो नियोजन की जो कठोरता है वो इसके अंदर शामिल नहीं होता है आपका। ओके, कहने का मतलब यही है कि इसमें जो कठोर नियम होते हैं वो नहीं होते हैं इसमें। क्लियर हुआ आपको कि विद्यार्थी को अच्छी तरीके से जानना, आपका क्या है, विद्यार्थी को अच्छी तरीके से जानना मीन्स कि जो टीचर है वो अपने छात्र, जो भी टीचर है वो अपने स्टूडेंट की जो भी इंटरेस्ट है, मीन्स कि जो बच्चे होते हैं उनका रुचि किस चीज़ में है, उनकी आवश्यकता कितनी है, उसको क्या है समझना। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो टीचर है हमारा, इससे क्या होगा कि इससे जो टीचर है हमारा अपनी जो पाठ योजना है उसको छात्रों की ज़रूरत के अनुसार क्या करेगा, समायोजित क्या है कर सकते हैं, जिससे जो शिक्षण है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा और सीखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और आपका जो यही है कि उद्देश्य की स्पष्टता, कि पाठ योजना में क्या होता है कि जो उद्देश्य की स्पष्टता होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि ये जो होती है आपकी, जो आपकी उद्देश्य की जो स्पष्टता है, ये क्या होती है, शिक्षण को, जो आपका शिक्षण है उसको क्या करती है, दिशा देती है। जो शिक्षण होता है उसको दिशा देती है कि उद्देश्य जो है वो शिक्षक, जो टीचर होता है उसको ये स्पष्ट करने में हेल्प करती है कि उन्हें क्या सिखाना है और छात्र को क्या सीखना है आपका। ठीक है, और आपका आता है इसी में कि मूल्यांकन में भी हेल्प करती है। उद्देश्य की जो स्पष्टता होती है ये क्या करती है आपका, कि जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में मदद या हेल्प बोल सकते हैं, करती है कि उद्देश्य छात्र के सीखने का जो स्तर होता है, ठीक है, क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो सीखने का स्तर होता है उसका मूल्यांकन करने के लिए भी एक तरह से बेंचमार्क प्रदान करती है। हम कह सकते हैं बेंचमार्क जो है क्या करती है, प्रदान करती है। बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे इसके,
लेकिन यहाँ बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा वो इसका फर्स्ट आंसर इज़ करेक्ट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, नाउ आपका 4 क्वेश्चन आता है आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें कि शिक्षा के बोर्ड की जवाबदेही को, ये यहाँ पे है शुरू करना, या फिर सेकंड ऑप्शन आता है छात्र को गैर कानूनी बनाता है। थर्ड ऑप्शन आता है आवेगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति, या फिर आपका डी ऑप्शन आता है सभी छात्रों को निदान माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर इज़, गैस करो आप भी किसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से गैस करके बताओ क्या होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन तो पढ़ा हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा आपका। तो इसका करेक्ट आंसर इज होगा आपका ए ऑप्शन। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन रहेगा कि शिक्षा के बोर्ड की जवाबदेही को क्या करना है, शुरू करना है आपका। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें जो बी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट होगा। अब इनकरेक्ट क्यों होगा कि छात्रों को गैर कानूनी बनाता है जो विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि जो ये क्या है, ये एक सामान्य मूल्यांकन का प्रोसेस होता है। क्या होता है? जो सामान्य मूल्यांकन आपका, ठीक है। सामान्य मूल्यांकन का क्या होता है, एक प्रतिक्रिया होती है जो स्टूडेंट को या फिर छात्र को सीखने और विकास को बेहतर बनाने के लिए क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। तो गैर कानूनी बनाता है तो बिल्कुल भी नहीं भाई, गैर कानूनी जो है इसको नहीं बनाता। ठीक है, यहाँ आपका जो स्कूल आधारित मूल्यांकन है इसको SBAB बोल सकते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट आपका। अब यहाँ आता है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यही है आपका करेक्ट आंसर कि विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है वो शिक्षा के बोर्ड की जो जवाबदेही से क्या होता है, जोड़ना इसका एक महत्वपूर्ण क्या है, एक कदम होता है। इसका मतलब है एक तरह से कि स्कूल को, जो आपका स्कूल है, ठीक है, स्कूल को छात्रों लिख सकते हैं, जो स्कूल को छात्रों के मूल्यांकन, क्या चीज़ आपका मूल्यांकन, स्कूल को छात्र के मूल्यांकन में अधिक क्या है, स्वायत्ता दी जाती है इसमें। लेकिन साथ ही इसमें क्या किया जाता है कि उन्हें अपने मूल्यांकन प्रतिक्रिया या फिर जो रिज़ल्ट होते हैं परिणाम के लिए बोर्ड के प्रति भी जवाबदेही जो है ठहराया इसके अंदर जाएगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा उपलब्धि अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन आता है जो कार्य चुनौतीपूर्ण होते हैं उनमें बने रहने की प्रवृत्ति। ठीक है, जो कार्य क्या होते हैं, चुनौतीपूर्ण होते हैं उनमें बने रहने की प्रवृत्ति। सेकंड ऑप्शन आता है इसमें शिक्षार्थियों का जो ज्ञान होता है। सी ऑप्शन आता है परीक्षा पर अच्छे अंक लाने पर जोर दिया जाता है। या 4 ऑप्शन आता है इसमें कि जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्या है, निर्देश। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे उपलब्धि अभिप्रेरणा, क्या चीज़ आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा से क्या मतलब होता है आपका। तो करेक्ट आंसर आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट ऑप्शन कि जो कार्य चुनौतीपूर्ण होते हैं उनमें बने रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो उपलब्धि अभिप्रेरणा से रिलेटेड होती है। या उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है उसका मतलब यही होता है, उसका तात्पर्य यही है जो कार्य चुनौतीपूर्ण होते हैं उनमें बने रहने की प्रवृत्ति।
तो आपको समझ आया कि इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है, क्योंकि जो आपकी उपलब्धि अभी प्रेरणा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अचीवमेंट, क्या कहते हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन भी कहते हैं, मोटिवेशन। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि किसी भी व्यक्ति के वो आंतरिक इच्छाएं, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट आंसर है, लेकिन इसका मतलब भी आपको और डिटेल में पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपका ऑप्शन में यही आए कि हाँ भाई यही लाइन लिखी आ रही है डिटो, तो राइट का निशान लगा दिया। हमें क्या जानना है, हमें क्या चीज़ समझनी है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कि क्वेश्चन में है उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट जो मोटिवेशन होता है वो होता क्या है। तो ये क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है अगर उसकी जो आंतरिक जो इच्छा होती है, जो उसे कठिन कार्य को भी पूरा करने के लिए या फिर उत्कृष्ट हासिल करने के लिए भी क्या करती है, एक तरह से प्रेरित करती है, वो होती है आपका अचीवमेंट मोटिवेशन। कि ये एक ऐसी प्रेरणा होती है जो क्या होता है, जिसमें कि लोगों को उच्च स्तर के प्रदर्शन या फिर सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित क्या है, करती है आपका। ठीक है, इसका एक 4 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा की, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, जो हमेशा अपने काम को उत्कृष्ट प्राप्त करने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, कोई भी काम करेगा उसमें उत्कृष्ट प्राप्त करने की कोशिश करेगा, हमेशा क्या करेगा, हमेशा नए लक्ष्य, जो भी नए लक्ष्य होते हैं उसको निर्धारित करता है वो। ठीक है, और उनको प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है। कोई व्यक्ति है नए लक्ष्य को क्या करता है, प्राप्त करने के लिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, मेहनत। ठीक है, क्या करता है, मेहनत करता है, तो उसमें क्या होता है, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, और यहीं अगर हम बात करते हैं, यहीं पे अगर आता है कम उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति है अगर, ठीक है, इसमें अगर एक व्यक्ति है जो काम को बस पूरा करने के लिए करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उत्कृष्ट प्राप्त करने की कोई विशेष इच्छा नहीं होती। इसमें क्या होता है कि विशेष इच्छा नहीं रखता, इसमें नहीं रखता, तो उसको बोलते हैं कम उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है, कि एक में क्या है कि वो नए नए लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करता है, और एक को होता है कम उपलब्धि वाले में कि बस हमें क्या है, काम को करना है, उसकी कोई स्पेशल इच्छा नहीं होती कि भाई हमें इस तरीके से करना है या ऐसे करना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। उपलब्धि मोटिवेशन जो होता है, अचीवमेंट जो मोटिवेशन होता है, कि आंतरिक इच्छा जो उसे कठिन कार्य को करने में क्या करती है, उसको प्रेरित करती है एक तरह से, उच्च वाली। लेकिन कम वाली क्या है कि नॉर्मली ठीक है हमने काम कर लिया। और इसमें क्या है, एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि जो नोट करके लिख लेना कि कुछ क्या है, कुछ शिक्षाविदों है उनके अनुसार क्या है कि जो ये प्रेरणा होती है, ये प्रत्येक व्यक्ति में, प्रेरणा जो है व्यक्ति में अलग अलग स्तर पर मौजूद होती है। कहने का मतलब है कि कुछ लोगों में यह बहुत मजबूत होती है और कुछ लोगों में ये कम होती है। ये अगर मैंने सब कुछ बताया अभी आपको, उच्च उपलब्धि वालों में हम कह सकते हैं कि बहुत मजबूत होते हैं, अधिक होती है, और जो कम उपलब्धि वाले होते हैं उनमें बहुत कम होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है।
आपको जो मोस्टली क्वेश्चन मिलेंगे वो हर एक चैप्टर में से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक चैप्टर में से सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं या दूसरे चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया है, या जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें ये नहीं है कि हमने कोई टॉपिक छोड़ दिया या कोई हमने क्वेश्चन छोड़ दिया, किसी भी टॉपिक को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप अगर इस चैनल पर बने रहोगे, वीडियो कंटिन्यू देखते रहोगे, आपको हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर टॉपिक में से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें एक में से ही पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस इससे कर सकते हो। आप अगर इससे प्रैक्टिस करते हो, हमारे चैनल पर जुड़ो, सब्सक्राइब करो, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर भी कीजिए। तो आप ही लोग हो जो जितना ज़्यादा इसको बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ही आपको आप प्राप्त करोगे, उतना ही मज़ा आएगा मुझे पढ़ाने में भी और आप लोगों को पढ़ने में भी। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय होता है। फर्स्ट ऑप्शन आता है संज्ञानात्मक, सेकंड ऑप्शन आता है सहसनात्मक, उसके बाद आता है ए बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन आता है आपका कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द है, इसका मतलब आपका संज्ञानात्मक से भी होता है और सह संज्ञानात्मक से भी होता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए बी दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो आपका संज्ञानात्मक आता है कि जो व्यापक शब्द है आपका, जिसमें व्यापक शब्द आता है, ये आपका संज्ञानात्मक, जो संज्ञानात्मक होता है आपका, इससे क्या है, इसमें शामिल होता है, या इससे क्या है आपका, ठीक है, कि ये क्या है, ये सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए क्या करता है, जो छात्र होता है उसके समग्र, क्या समग्र जो विकास है उसको क्या है दर्शाता है। इसका मतलब कह सकते हैं हम कि जो मूल्यांकन है वो केवल शैक्षणिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये छात्रों का जो व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व के सभी पहलू को क्या करता है, शामिल करता है। आपका जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है CCE जो आपका आता है, ये एक ऐसा मूल्यांकन प्रणाली होती है जो छात्र के सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है, लगातार और व्यापक क्या है मूल्यांकन करती रहती है। इस क्वेश्चन में अगर बात करते हैं यहाँ हम सबसे पहले, करेक्ट आंसर तो आपको पता लग गया कि इसका क्या है, संज्ञानात्मक है, कि इसमें जो संज्ञानात्मक होता है वो शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है सह संज्ञानात्मक, इसमें ये भी शामिल होता है। अब हमें यहाँ पता होना चाहिए कि CCE आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द के बारे में तो पता लग गया हमें, पर ये होता क्या है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो हमारा CCE होता क्या है, जो हमारा हम बात करें अगर यहाँ सतत की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है इसका मतलब, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब यही है कि मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक जो वर्ष होते हैं उसमें नियमित रूप से क्या है किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल परीक्षा के समय किया जाए। ठीक है, केवल परीक्षा समय, नो, ऐसा नहीं है कि परीक्षा के समय किया जाए, ये क्या है शैक्षणिक वर्ष में नियमित रूप से करते रहते हैं इसको। ठीक है, अगर यहीं हम बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की, ओके, तो इसका मतलब होता है कि मूल्यांकन केवल शैक्षणिक ज्ञान मीन्स संज्ञानात्मक ज्ञान तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये छात्र के भावनात्मक साइको मोटर होता है, जो आपका सह संज्ञानात्मक होता है। ठीक है, उन सभी पहलुओं को भी इसमें क्या करता है, शामिल रखता है। इसमें जितने भी क्या होते हैं छात्र के भावनात्मक साइको जो मोटर होते हैं, इन सभी पहलुओं को क्या करता है, शामिल रखता है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, इसमें ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका
सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आता है मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें सतत, फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें आपका सतत मूल्यांकन सत्र के अंत में अंतिम ग्रेड है। सेकंड ऑप्शन आता है कि व्यापक मूल्यांकन की क्या है, नियमितता है। ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि ये दोनों करेक्ट हैं, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये दोनों के दोनों क्या हैं, इनकरेक्ट हैं, या फिर केवल 1 आंसर है इसका, या फिर केवल 2। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कि दोनों सही हैं, दोनों सही नहीं हैं, केवल एक ही सही है, केवल जो सेकंड वाला पॉइंट है आपका, जो सेकंड पॉइंट आता है वो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा कि दोनों ही गलत हैं। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, कि दोनों ही क्या हैं, गलत हैं इसमें। कि जो सतत मूल्यांकन सत्र के अंत में अंतिम ग्रेड है, अभी मैंने आपको समझाया था, सतत मूल्यांकन के बारे में भी बताया था कि इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल परीक्षा के समय ही मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, या फिर अंत में ही किया जाए, या फिर अंतिम जो ग्रेड होते हैं उसके लिए ही किया जाए। इसका मतलब होता है कि पूरे शैक्षणिक वर्ष में नियमित रूप से क्या है, ये वाला मूल्यांकन किया जाता है। कि ये वाला जो मूल्यांकन है, जो आपका सतत मूल्यांकन है, क्या चीज़ आपका सतत मूल्यांकन आपका क्या है, शैक्षणिक, पूरे शैक्षणिक वर्ष में नियमित रूप से किया जाता है। ठीक है, और यहीं अगर हम बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की नियमितता है, यहाँ ऑप्शन में आना था, फोर्थ ऑप्शन में कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की नियमितता होता है, तो करेक्ट, कि जो व्यापक मूल्यांकन है वो मूल्यांकन की क्या है, नियमितता होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस चीज़ के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट वाला गलत है लेकिन सेकंड वाला क्या है आपका राइट है। तो क्वेश्चन में आता है दोनों सही हैं, तो भाई दोनों तो सही नहीं है, दोनों गलत हैं, भाई दोनों भी गलत नहीं है। केवल इसमें क्या है, केवल इसमें क्या है कि 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल इसका 1 करेक्ट आंसर होगा। नहीं भाई 1 तो इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, सही सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, इसमें ये वाला नहीं रहेगा, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इसका डी ऑप्शन, कि जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही है। क्योंकि आपका जो व्यापक मूल्यांकन में जो मूल्यांकन होता है वो नियमितता जो है वो एक तरह से शामिल होती है। ठीक है, कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, एक महत्वपूर्ण पहलू होते हैं कि ये छात्रों के मूल्यांकन को क्या है, नियमित रूप से पूरे शैक्षणिक वर्ष में करता है, ना कि केवल परीक्षा के दौरान ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि ये स्कूल आधारित मूल्यांकन होता है। सेकंड, ये शिक्षार्थी के सभी कि इसमें मिसप्रिंट है, इसमें शिक्षार्थी के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं क्या। या फिर नेक्स्ट आता है कि इसमें निदानात्मक मूल्यांकन शामिल नहीं है। या फोर्थ ऑप्शन आता है कि इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों
आपकी क्या है, दोनों प्रविधियाँ होती हैं क्या? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में गलत चीज़ पूछी गई है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर इसका आपका होगा कि इसमें निदानात्मक मूल्यांकन शामिल नहीं है। ये इसका क्या होगा, रॉन्ग आंसर रहेगा इसके अंदर कि यह क्या है, कथन इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो आपका CCE होता है, इसमें जो नैदानिक क्या है आपका, जो निदानात्मक जो मूल्यांकन है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो छात्र की सीखने की कठिनाई का क्या करता है, पता लगाने के लिए और उन्हें दूर करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ये उसका एक अभिन्न अंग होता है। इससे क्या है, छात्र की कमज़ोरी को पता लगा सकते हैं, उसको क्या समस्या है, उसको क्या मदद चाहिए, कितनी उसको हेल्प चाहिए, इन सभी चीज़ों का क्या है, पता लगा सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, शामिल नहीं है। तो ये कथन गलत होगा क्योंकि वो शामिल होता है, अभिन्न अंग उसका क्या है, होता है। क्योंकि टीचर जो है वो छात्र की जो आवश्यकताएं होती हैं उसको समझ पाता है, किसके माध्यम से, आपका जो आपका निदानात्मक, किसके माध्यम से समझ पाता है, जो आपका निदानात्मक जो मूल्यांकन होता है इसके माध्यम से, और उन्हें उपचारात्मक जो शिक्षण योजना बना सकते हैं इसके थ्रू। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है फर्स्ट, बच्चे को उत्तीर्ण घोषित करना, या फिर बालक ने क्या सीखा ये जानना, या फिर सीखने में आई कठिनाई को जानना, या फिर सभी। तो मूल्यांकन जो होता है हमारा, मूल्यांकन जो होता है उसका उद्देश्य हमारा यही होता है भाई। तो इसमें चारों ऑप्शन पहली बात तो करेक्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को उत्तीर्ण घोषित करना भी एक तरह से उद्देश्य है, लेकिन उसको उत्तीर्ण घोषित कैसे करेंगे कि बालक ने क्या सीखा ये जानना भी ज़रूरी होता है। सीखने में आई कठिनाइयों को जानना ये भी होता है कि भाई सीखने में आई जो भी कठिनाई होती है उसको जानना उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। ठीक है, कि कठिनाई को जानने का मतलब यहाँ यही होता है कि कठिनाई जानने का मतलब यहाँ यही होता है कि शिक्षक ये पता लगा सके कि बच्चे को सीखने में क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उस समस्या को वो कैसे दूर कर सकता है, उपचारात्मक उपाय उस पर कैसे कर सकता है। ठीक है, बालक ने क्या सीखा ये जानना कि भाई कितना सीख रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस बात पर बल देता है। फर्स्ट, मस्तिष्क हाथ की शिक्षा आएगा यहाँ पे, शिक्षा बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। ठीक है, या फिर कमज़ोर बालक को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करना, या फिर आपका बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा इसका, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस बात पर बल दे रहा है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये देखो, इस मूल्यांकन की बात हो रही है, किस बात पर वो क्या है, बल दे रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों के लगातार या बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर क्या देता है, विशेष बल देता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। ठीक है, कि जो बच्चा है उसके व्यवहार का सतत उसका अवलोकन करना ही है, इस पर बल देता है। इनका उद्देश्य होता है, CCE का उद्देश्य होता है कि बच्चे के विकास के जितने भी पहलू होते हैं, जो सभी पहलू होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सभी पहलू का क्या है, मूल्यांकन करना होता है, जिसमें क्या होते हैं, शैक्षणिक भी और गैर शैक्षणिक दोनों ही शामिल होते हैं।
CCE में क्या होता है, सतत का मतलब यही है कि मूल्यांकन की निरंतरता, और व्यापक का मतलब होता है बच्चे के विकास के सभी पहलू का मूल्यांकन करना। तो इसका करेक्ट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन आपका। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट के आपके। आगे आपको यहाँ आपकी क्लास जो है ओवर होती है, ख़त्म होती है। डेली आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप डेली क्वेश्चन को कंटिन्यू करते रहना, कंटिन्यू वीडियो पे बने रहना, आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सब क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होगा हाई होगा। ऐसा नहीं है कि आपको इजी क्वेश्चन दे दो और आप क्वेश्चन पेपर में जाके देखो अरे इतने टफ क्वेश्चन आते हैं। आपको पहले से इस तरीके से तैयारी करते रहना है कि आपका इजी क्वेश्चन आता है उसको तो आप 2 मिनट में कर दोगे अगर इस तरीके के क्वेश्चन को आप पढ़ के जाओगे, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपना पेपर को करने में और नंबर प्राप्त करने में। तो जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। और आपकी टाइमिंग जो है वही रहेगी। टाइमिंग क्या है आपको सभी को पता होगा, 7 AM रहेगी मॉर्निंग की। ओके।